अगर भारत और चीन के बीच ऐसा समझौता हो जाता तो भारत चीन में बने सस्ते सामान का एक डंपिंग ग्राउंड बन जाता और भारत के स्थानीय व्यापारी बर्बाद हो जाते। राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा लेकर उसकी पैरवी तब कर रहा था जब देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। आज हम चीन और गांधी परिवार के रिश्तों पर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि चीन पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी का राज क्या है। और साथ ही आज हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन में उस समय कितने सरकारी मंत्रालय थे जो राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन दे रहे थे, क्यों डोनेशन दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों जा रहा था, ऐसी क्या मजबूरी थी। इसलिए वो पूरी लिस्ट जो है, डोनर्स की लिस्ट, वो भी आज हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हम 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों और उनके पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कई छात्र और उनके पेरेंट्स हमें यह लगातार लिख रहे थे कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने का जो फैसला किया है उस पर अमल कैसे होगा और अब छात्रों का भविष्य क्या होगा। इसलिए इस हफ्ते इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए खुद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने उन तमाम सवालों के जवाब दिए जिनके बारे में आप जानना चाहते थे। इसलिए हमने डीएनए की पेरेंट्स मिनिस्टर मीट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज आपके लिए निकाला है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। चीन से सीमा विवाद पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि 1962 में क्या हुआ था। चीनच्या युद्धाच्या नंतर वर्षाच्या जवळपास 45,000 किलोमीटरची आपली भूमी चीनने ताबा घेतलेला असेल, ती अजून काही सुटले नाही आणि त्यामुळं ती काही आज ताबा घेतला, ठीक आहे, कुठे घेतला असेल किंवा घेतात किंवा काय मला नक्की माहिती नाही, पण आम्ही आरोप ज्यावेळी करतो त्यावेळी हेही बघितलं पाहिजे की पूर्वीच्या काळामध्ये मी असताना। शरद पवार ने यह बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में दिया जिसमें राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के आगे सरेंडर कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजीव गांधी फाउंडेशन पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस से सवाल पूछे। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को कब कब और कितना दान दिया। चीन से चंदे पर सोनिया गांधी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री राहत कोष से राजीव गांधी फाउंडेशन को दान क्यों दिया गया? राजीव गांधी फाउंडेशन बैंक अकाउंट्स की कैग ऑडिट से क्यों मना कर रहा है? फाउंडेशन पर आरटीआई लागू क्यों नहीं होती है? और पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी से राजीव गांधी फाउंडेशन में क्यों पैसा लिया गया? ये इनका अहंकार का सूचक है। ये कुछ भी कर गुजरेंगे, नियम को धत्ता दिखाएंगे, कानून को धत्ता दिखाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो मर्जी होगी वो करेंगे। ये क्या कारण है? कंट्री वांट्स टू नो। ये मैं आपके सामने बोलना चाहता हूं। जेपी नड्डा ने यह भी पूछा कि कांग्रेस और चीन में क्या संबंध है और यूपीए के वक्त में कैसे चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 36.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कोविड-19 देश के नए हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। भारत सरकार की इसे रोकने की कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री चुप हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रधानमंत्री महामारी से लड़ने के लिए मना कर रहे हैं। चीन से चंदा लेने के आरोप पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा, राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लौटा दे तो चीन भारतीय जमीन खाली कर देगा। राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लौटाए तो क्या यथास्थिति बहाल हो जाएगी? कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत की जमीन पर कब्जे का सच बताना चाहिए। तो हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से आपने यह बयान दिया? अगर आप वास्तविकता देश के सामने रखेंगे तो शायद कहीं आपके ऊपर ऐसा ना लगे, लोग ऐसा ना सोचें कि आपने हिंदुस्तान की सरहद पे हिफाजत नहीं की।
प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से आज 8 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। अहमद पटेल से दिल्ली में उनके घर पर यह पूछताछ संदेशरा ग्रुप के 14,500 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले में हुई। संदेशरा ग्रुप पर 14,500 करोड़ से ज्यादा के लोन घोटाले के आरोप हैं। ईडी के मुताबिक कंपनियों के नाम पर बैंक लोन लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए यह पैसा विदेशों में भेजा गया। संदेशरा ग्रुप को यह सारा लोन यूपीए 2 के कार्यकाल में 2009 से 2012 के बीच में दिया गया था। 2 बार पहले भी अहमद पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना और ज्यादा उम्र की बात कहकर पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। टिड्डियों का झुंड दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। नोएडा के दनकौर में टिड्डियों का झुंड आसमान में मंडराता दिखा। गुरुग्राम के बाद दिल्ली के छतरपुर में टिड्डी देखे गए, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की। ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी टिड्डी दल पर नियंत्रण की कोशिशें की जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी और दुख भी होगा कि गांधी परिवार के लिए कई बार नेशन नहीं बल्कि डोनेशन फर्स्ट हो जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बार बार आखिर ऐसा क्यों होता है। और आजकल के हालात में अगर आप देखें तो आपने ये नोट किया होगा कि गांधी परिवार और कांग्रेस चीन और भारत को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें चीन को लेकर बिल्कुल शांत है। चीन के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ एक बयान नहीं दिया। चीन के खिलाफ बात करने की बजाय, चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपने ही देश को कोस रहे हैं, अपनी सरकार को कोस रहे हैं और अपनी सेना पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनसे पूछते हैं आप हथियार लेकर क्यों नहीं गए थे। उनसे पूछते हैं आप हमें बताइए कि ये जिस जमीन पर संघर्ष हुआ वो किसकी जमीन थी। उनसे पूछते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, आपको पता क्यों नहीं चला। और उनसे पूछते हैं कि हमें बताइए कि चीन के सैनिक कितने अंदर तक घुस आए हैं। लेकिन चीन के खिलाफ उनके मन में एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान एक विपक्षी नेता होने के नाते और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को यह कहना चाहिए था कि चीन के खिलाफ इस संघर्ष में, इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, हम सब देश का साथ देंगे, हम सब भारतीय सेना का साथ देंगे। लेकिन यह बयान उनकी तरफ से नहीं आया। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता चीन की आलोचना क्यों नहीं करते। ऐसा क्या है चीन में, ऐसा क्या है चीन में जो हम में नहीं है, ऐसा क्या है चीन में जो भारत में नहीं है। जी न्यूज को जो वो दस्तावेज मिले हैं जिनके आधार पर यह संकेत मिलते हैं कि चीन से मिले पैसे की वजह से कांग्रेस पार्टी का मुंह चीन के खिलाफ बंद हो गया है। जी न्यूज ने गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज ढूंढ निकाले हैं जिनसे यह बात सामने आ रही है कि चीन की सरकार से गांधी परिवार की संस्था को अच्छा खासा चंदा मिलता है, अच्छा खासा डोनेशन मिलता है। और यही तो वो कारण नहीं जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार चीन के खिलाफ कुछ बोलता नहीं। अब आप ये समझिए कि ये पैसा कितना था और ये चंदा क्यों मिलता है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको संक्षेप में राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में बता देते हैं, जो वैसे तो सामाजिक कार्यों से जुड़ी एक संस्था है, लेकिन ये संस्था वही लोग चलाते हैं जो कांग्रेस पार्टी को भी चलाते हैं। यानी इसके कर्ता धर्ता गांधी परिवार से हैं या फिर उनके बेहद करीबी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। वर्ष 1991 में बने राजीव गांधी फाउंडेशन के बोर्ड में 10 ट्रस्टी हैं, जिनमें 3 ट्रस्टी गांधी परिवार से ही हैं। जिस तरीके से पार्टी चलाते हैं वैसे ही इस ट्रस्ट को भी चलाते हैं, वो भी परिवार ही चला रहा है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी इस संस्था की चेयरपर्सन है। उनके पुत्र राहुल गांधी और उनकी पुत्री प्रियंका गांधी वाड्रा इस संस्था में ट्रस्टी हैं। तो 3 तो एक ही परिवार के हो गए। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, मशहूर अर्थशास्त्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी इस संस्था के ट्रस्टी हैं। पी चिदम्बरम के बारे में हम आपको बता दें कि वो भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल होकर आए हैं, तिहाड़ जेल में बंद थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहां ट्रस्टी बने हुए हैं। लेकिन
उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि उनके ऊपर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जेल में रहकर आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों पर बने हुए हैं। वो इस राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टी में बने हुए हैं और यहां तक कि कई अखबारों में वो लिखते हैं और ये बताते हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था पर क्या करना चाहिए। ये कमाल की बात है। ये वो लोग हैं जो गांधी परिवार के विश्वास पात्र माने जाते हैं, इसलिए इनके 100 खून माफ हैं। इस संस्था में बाकी के सदस्य भी या तो गांधी परिवार और कांग्रेस के करीबी लोग हैं। हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ दस्तावेज निकाले और उनकी पड़ताल की तो हमें एक दस्तावेज से बहुत चौंकाने वाली जानकारी मिली। इस दस्तावेज में वित्तीय वर्ष 2006 और 2007 का लेखा जोखा है और इसमें ब्यौरा दिया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को उस वित्तीय वर्ष में विदेशों से कौन कौन से लोगों ने कितना चंदा दिया है। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। आप इस दस्तावेज को अपने टीवी स्क्रीन पर आज ध्यान से देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें डोनेशन जो देने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट में चौथे नंबर पर एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन इंडिया, यानी भारत में चीन के दूतावास का नाम लिखा हुआ है। और इसके नाम पर एंट्री कितने की है आप जानना चाहेंगे? इसके नाम पर एंट्री है 90 लाख रुपए, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को 4 दिसंबर 2006 को ये डोनेशन दी गई थी। 2006 में सरकार किसकी थी आप याद करके देखिए। 2006 में भारत में सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की। प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन से डॉक्टर मनमोहन सिंह? जो इसी राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टीज में से एक हैं। अब आप सोचिए कि कैसे सरकार चलती होगी। अब सवाल यह है कि भारत में चीन का दूतावास आखिर उस राजीव गांधी फाउंडेशन को इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। इसके बाद हमने राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े कुछ और दस्तावेज निकाले। हमें इस संस्था की वर्ष 2005 और 2006 की सालाना रिपोर्ट मिली। इसमें जब हमने पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की लिस्ट देखी तो वहां पर हमें एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी साफ साफ दिखाई दिया। आप इसे भी अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यानी चीन के दूतावास और चीन की सरकार को गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को अपना पार्टनर मानती रही है और दोनों जगह से उसे डोनेशंस मिलते रहे हैं। हमने आपको राजीव गांधी फाउंडेशन का वर्ष 2006 और 2007 का दस्तावेज दिखाया, जिसमें चीन के दूतावास से 90 लाख रुपए मिलने का जिक्र किया गया है। अब आपको इससे एक वर्ष पहले यानी वर्ष 2006 की एक खबर और एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये खबर और ये तस्वीर हमें भारत में चीन के दूतावास की वेबसाइट से मिली है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से 10 लाख रुपए मिलने का जिक्र है। इसमें राजीव गांधी फाउंडेशन के तत्कालीन महासचिव और भारत में चीन के तत्कालीन राजदूत के बीच मुलाकात की तस्वीर भी है। इसमें कहा गया है कि सामाजिक कार्यों के लिए चीन द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को 10 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है। लेकिन ऐसा क्या था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन कभी 10 लाख रुपए तो कभी 90 लाख रुपए चंदे के तौर पर दे रहा था? आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2006 और 2007 का ये वो वक्त था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। फिर से आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ट्रस्टी हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था और सोनिया गांधी को एक तरह से सुपर प्राइम मिनिस्टर उस समय माना जाता था। अगर उसी गांधी परिवार की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन की चीन से फंडिंग हो रही थी तो इसके पीछे जरूर चीन का कोई लालच रहा होगा और इसी से यह संदेह पैदा होता है कि क्या इस चंदे के एवज में चीन और कांग्रेस के बीच वाकई कोई लेन देन हो रहा था, वाकई कोई रिश्ता दोनों के बीच में था। और इसे समझने के लिए हम आपको राजीव गांधी फाउंडेशन की 2009 से 2011 की एक रिपोर्ट का एक हिस्सा दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया है कि कैसे 2009 और 2010 में राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत और चीन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की संभावनाओं पर 2 अध्ययन किए गए, यानी 2 स्टडीज की गई।
इस अध्ययन के जरिए समझा गया कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता कैसे हो सकता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, इसमें क्या समस्याएं हैं, ऐसे समझौते से क्या फायदा और क्या नुकसान है। लेकिन इस स्टडी का निष्कर्ष जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे और आपको पूरा कनेक्शन, पूरा रिश्ता दोनों के बीच में समझ में आ जाएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन के इस अध्ययन में भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जोर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते से चीन को फायदा जरूर होगा, लेकिन ऐसे समझौतों में किसी का फायदा और किसी का नुकसान तो होता ही है। भारत और चीन अपने अपने फायदे और नुकसान का संतुलन बना सकते हैं। इस स्टडी में आगे कहा गया कि मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत चीन से ज्यादा इस समय भारत को है और द्विपक्षीय रिश्तों को बेहतर करने के लिए इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। ये बातें तब कही गई जब इस अध्ययन में यह भी माना गया कि भारत के साथ व्यापार में असंतुलन से चीन का फायदा हो रहा है। अब आप सोचिए कि 2006 और 2007 में राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदा मिल रहा था और इसके बाद यही राजीव गांधी फाउंडेशन भारत और चीन के बीच एक नहीं दो बार FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए स्टडी करवा रहा था, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला जा रहा था कि भारत और चीन के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाना चाहिए। यानी चीन के लिए एक तरह से लॉबिंग हो रही थी। और ये जो रिश्ते होते हैं कई बार ये समझ में नहीं आते, आम जनता को तो कभी पता ही नहीं चलता कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं, ये इसी तरह के समझौते और इसी तरह के रिश्ते एक दूसरे से रखते हैं, एक दूसरे को मदद लेते रहते हैं, एक दूसरे से मदद लेते रहते हैं। एक हाथ से पैसा लेते हैं और दूसरे हाथ से उस पैसे के एवज में कोई दूसरी तरह की मदद दे देते हैं। और इसलिए आपको देखा होगा आपने कि चीन को ये सरकार जो थी, यूपीए की सरकार, ये बहुत सूट करती थी। चीन को ये सरकार बहुत पसंद थी और अगर चीन के आप माने तो वो शायद यही चाहता कि यही सरकार आगे चलती रहे, क्योंकि इस सरकार से समझौते जो हो गए थे। गांधी परिवार और कांग्रेस की चीन से नजदीकियां अब किसी से छुपी नहीं है। वर्ष 2007 में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 5 दिन के चीन दौरे पर गई थी, जहां वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और तत्कालीन राष्ट्रपति हु जिनताओ से मिली थी। सोनिया गांधी के साथ इस दौरे पर राहुल गांधी, गांधी परिवार के कुछ करीबी नेता और तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्री भी गए थे। वो तस्वीरें भी आप देख लीजिए। राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं आपको सोनिया गांधी इसमें दिखाई दे रही हैं और ये वीडियो है। डॉक्टर करण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं वहां बैठे हुए। 2007 की तस्वीरें हैं। कांग्रेस की सरकार देश में चल रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर थी। इसके अगले वर्ष यानी 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के पहले दौरे पर गए। अब आप सोचिए, किसी पार्टी का अध्यक्ष चीन का दौरा पहले करता था और प्रधानमंत्री का दौरा उसके बाद होता था। यानी चीन को पता था कि भारत में असली पावर किसके पास है। 2008 में भी सोनिया गांधी अपने पूरे परिवार को लेकर बीजिंग गई थी, क्योंकि उन्हें ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का खास न्योता दिया गया था। आप देखिए क्या रिश्ते थे, क्या रसूख था। आपको यह भी याद होगा कि 2017 में जब डोकलाम में भारत के सैनिक चीन के सामने डटकर खड़े हुए थे, तो उस वक्त राहुल गांधी चीन के राजदूत से मिलने के लिए गए थे, उनके साथ डिनर कर रहे थे और इसमें राहुल गांधी के साथ उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा भी थे, रॉबर्ट वाड्रा का परिवार भी था। यानी ये एक तरीके से पारिवारिक मिलन था। आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहां पर खड़े हुए हैं चीन के राजदूत के साथ, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हुई हैं, रॉबर्ट वाड्रा हैं और उनके पुत्र भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा की पूरा एक पारिवारिक मिलन हो रहा है चीन के दूतावास में। अब जब राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन की फंडिंग का खुलासा हुआ है, तो ये सब पुरानी बातें एक बार फिर से नए सिरे से याद आ रही हैं और इसमें कई सवाल उठ रहे हैं कि चीन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है। मैं कुछ और दस्तावेज इनके लेकर आया हूं अपने हाथ में, और जब ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें भी जब आपको पढ़कर सुनाऊंगा तो आप बड़े हैरान होंगे। जो मेरे हाथ में है ये है राजीव गांधी फाउंडेशन पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स, उसकी लिस्ट है। कौन कौन लोग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कौन कौन डोनर्स हैं। डोनर्स मतलब कौन कौन लोग इनको डोनेशन दे रहे हैं। और जब आप डोनेशन में देखेंगे तो आपको बड़े बड़े राजनीतिक घराने मिलेंगे, आपको
भारत सरकार के कई मंत्रालय के नाम इसमें मिलेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि ये सारा पैसा क्यों दिया जा रहा था। डोनर्स की लिस्ट में आपको बता दूं, डोनर्स में देखिए कौन कौन है जो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे रहे थे। देखिए, एबीएन एमरो बैंक, आदित्य विक्रम बिरला मेमोरियल ट्रस्ट, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, एपीजे प्राइवेट लिमिटेड, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारत फोर्ज लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड। डीएलएफ के बारे में आपने सुना होगा, रॉबर्ट वाड्रा के रिश्ते डीएलएफ से बहुत पुराने और सारा देश जानता है कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच में रिश्ते थे। डीएलएफ डोनर्स की लिस्ट में है। गेल जो भारत सरकार का है, जीवीके इंडस्ट्रीज, जीवीके का नाम आपने सुना होगा, एयरपोर्ट उनको दिया गया था। इंडियन होटल कंपनी, जेके टायर, जॉनसन एंड जॉनसन, मैक्स हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी। ओएनजीसी का क्या मतलब है कि वो राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन दे, सोचिए, सरकारी संस्था है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, रेडिसन होटल दिल्ली, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, वो डोनेशन दे रही है राजीव गांधी फाउंडेशन को। सोना कोयो स्टीयरिंग्स सिस्टम्स लिमिटेड, एसआरएफ लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, उषा मार्टिन लिमिटेड और ऐसे बहुत सारे और भी इसमें नाम है। मैं धीरे धीरे देख रहा हूं। पीपल्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन महाराष्ट्र, फिकी और कई नाम इसमें मुझे, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट उत्तरांचल, इस तरह के नाम इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एम्बेसी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम साफ साफ इसमें मुझे नजर आ रहा है और इसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम भी इसमें साफ मुझे नजर आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये लिस्ट मेरे पास आई है, इस लिस्ट को, इसमें सैकड़ों कंपनियों के नाम हैं इस लिस्ट में और जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंपनियां उस समय जब यूपीए की सरकार देश में चल रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं, गांधी परिवार उस सरकार को चला रहे हैं, तो अचानक से ये सारी कंपनियां और सारे सरकारी संस्थान राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन क्यों देने लगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सोचिए, उनके साथ ये पार्टनरशिप कर रहे हैं। और डोनर्स में डायरेक्टरेट ऑफ एडल्ट एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये डोनर्स की लिस्ट में आ रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को जिन संस्थाओं और जिन कंपनियों से चंदा मिल रहा था, वो लिस्ट जब आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे और ये सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर ये सारी संस्थाएं और ये बड़ी बड़ी कंपनियां राजीव गांधी फाउंडेशन को इतना चंदा क्यों दे रही थी, या फिर चंदा देने के बहाने इस संस्था को मक्खन लगा रही थी। क्यों लगा रही थी? क्योंकि ये गांधी परिवार की संस्था है और गांधी परिवार ही देश की सरकार चला रहा है। उदाहरण के तौर पर 2005 से 2015 के बीच अलग अलग वर्षों में राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने वालों में कई बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, जैसे गेल, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी। सोचिए, ये सारे भारत सरकार के जो उपक्रम हैं, ये राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा क्यों दे रहे थे, ये बात समझ से परे है। हमने अलग अलग वर्षों में राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने वालों की जब लिस्ट देखी तो न सिर्फ ऐसी सरकारी कंपनियां बल्कि सरकार के बड़े बड़े मंत्रालय भी सामने आए जो इस फाउंडेशन को चंदा दे रहे थे, जैसे होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस तरह के भारत सरकार के कई मंत्रालय राजीव गांधी फाउंडेशन के डोनर्स की लिस्ट में शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, 2005 से 2008 तक कई बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा मिला है। अब आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा उस संस्था में कैसे जा रहा था, क्यों जा रहा था, जो संस्था सीधे सीधे गांधी परिवार की संस्था है। आज ही यह खुलासा हुआ है कि राजीव गांधी फाउंडेशन बनते ही 1991 में उसे तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय बजट से 100 करोड़ रुपए देने का प्रावधान रखा था और तब के जो वित्त मंत्री हैं यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने बजट के अपने भाषण में यह सिफारिश की थी कि 100 करोड़ रुपया इस बजट से यानी देश के बजट से निकालकर
राजीव गांधी फाउंडेशन को दे दिया जाए। हालांकि उसके बाद विपक्ष ने इस पर बहुत हंगामा किया और ये हो नहीं पाया। और जब ये नहीं हो पाया तो सरकार ने एक नई तरकीब निकाली। सरकार की तरकीब ये थी कि अब भारत सरकार के जो अलग अलग मंत्रालय हैं और जो अलग अलग पीएसयू हैं, भारत सरकार के जो उपक्रम हैं, अब उनसे चंदे के रूप में पैसा निकालकर राजीव गांधी फाउंडेशन में डाला जाए। तो चीन से भी चंदा लिया, भारत सरकार के मंत्रालयों से चंदा लिया, अलग अलग विभागों से चंदा लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों तक से इन्होंने चंदा ले लिया। और अगर आप चाहें तो हम आपको आगे चलकर वो लिस्ट भी दिखाएंगे जिसमें भारत की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां वो राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा दे रही हैं। अब आप सोचिए, ये सारी बड़ी कंपनियां, इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके रॉबर्ट वाड्रा से संबंध हैं, जैसे कि डीएलएफ ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ काम किया है और उसे चंदा दिया है। इसलिए सिर्फ चीन पर कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है, चीन पर गांधी परिवार चुप क्यों है, ये तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो ये बताता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और आपका और हमारा पैसा, इस देश में जो टैक्स पेयर है उसका पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में पहुंच रहा था सरकार द्वारा और सरकारी कंपनियों द्वारा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से खास तौर पर यह रिक्वेस्ट की वो जी न्यूज पर आएं और देश में जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सीधे बातचीत करें, संवाद करें। और उनसे बातचीत मैं शुरू करूं उससे पहले छोटा सा परिचय उनके बारे में आपको मैं देना चाहता हूं। डॉक्टर निशंक वर्ष 2009 से 2011 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 75 से ज्यादा पुस्तकें वो लिख चुके हैं जो भारत समेत पूरी दुनिया में 10 से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। और शायद भारत के अकेले ऐसे नेता होंगे जिन पर इस समय शोध चल रहे हैं। इनमें से करीब 7 शोध हो चुके हैं जबकि 10 शोधों पर अभी भी काम चल रहा है। ऐसे में छात्रों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए उनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि विभाग भी उन्हीं का है और वो जानकार भी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं देश के लाखों छात्र और उनके मां बाप की तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है जो कि हमें पिछले 24 घंटे में बहुत सारे लोग ये लिख रहे थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि अब जो नई घोषणाएं हुई हैं, आपने परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया है और 15 जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, ये घोषणा की है। तो सबसे पहले तो आप हमें इसके बारे में बताइए, सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं 10वीं और 12वीं की, रोड मैप क्या है और क्या आपको वाकई लगता है कि आज जो हालात हैं 15 जुलाई तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा? सीबीएसई की जो बची हुई परीक्षाएं थी, उसके लिए सीबीएसई ने ये सोचा था पीछे के समय कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक उन परीक्षाओं को करेंगे और जो कॉपियां, जो परीक्षाएं हो गई थी उसकी 1.5 करोड़ जो उत्तर पुस्तिकाएं थी जिनकी जांच होनी थी, वो हम लोगों ने गृह मंत्रालय से स्वीकृति ले करके और जो 3000 सेंटर थे हमारे, उन 3000 मूल्यांकन केंद्रों से अध्यापकों के घरों तक उन कॉपियों को पहुंचाया। तो हमारे मन में ये था कि इस बीच हम उन उत्तर पुस्तिकाओं को जांचवा लेंगे और इधर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हम इन परीक्षाओं को कर लेंगे। तो आगे हम लोग 15 अगस्त तक परीक्षा परिणाम घोषित कर सकेंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां लगी और क्योंकि हमारे अधिकांश स्कूल कोरोना सेंटर बने हुए हैं और भिन्न भिन्न स्थानों पर जो परिस्थितियां हैं, उससे ऐसा लगा कि छात्र का इस समय उन केंद्रों तक पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। वो छात्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम लोगों ने ये विचार किया कि इस समय जो कुछ संभव हो सकता है उसको मदद मिल सकती है। तो हम लोगों ने जो प्रस्तावित किया गृह मंत्री जी से उनके मार्गदर्शन में और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, तो हम लोगों ने कहा कि क्योंकि हाई स्कूल की तो बहुत कम रह गया था, केवल दिल्ली में जो वो प्रभावित क्षेत्र था केवल उसमें था, बाकी हाई स्कूल की सभी परीक्षाएं हो गई थी। इंटर की जो रह गई थी, तो अभी ये तय किया है कि जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं उन्हीं प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर हम रिजल्ट घोषित करेंगे और वो भी रिजल्ट हम 15 जुलाई तक घोषित कर देंगे। और 15 जुलाई तक घोषित करने के बाद यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि उसके नंबर अपेक्षाकृत कम आए हैं या वो संतुष्ट नहीं है, यदि वो परीक्षा देता तो शायद इससे बेहतर उसको रिजल्ट मिलता, तो हम लोगों ने इसके लिए विकल्प खोले हुए हैं कि यदि 15 जुलाई तक जो परीक्षा परिणाम घोषित होंगे उसको लगेगा कि नहीं उसको परीक्षा देनी है, तो वो अपना विकल्प दे सकता है। हमने उसके हाथ पर छोड़ा हुआ है और वो जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी तब वो परीक्षा दे सकेगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो मेरे अभिभावक काफी तनाव में थे, स्वाभाविक भी है, और अध्यापक तनाव में थे, अब वो कम से कम स्थिति बहुत स्पष्ट हो गई
कि हम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं को नहीं कर रहे हैं, उसकी जो प्रश्न पत्रों के आधार पर मूल्यांकन करके उसका रिजल्ट घोषित कर रहे हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर जैसे ही 12वीं क्लास का जो नतीजा आता है, रिजल्ट आता है, उसके बाद कॉलेज का एडमिशन शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद कॉलेज के जो एडमिशंस होंगे उसके बारे में आप हमारे अभिभावकों को बताइए कि क्या वो देर से शुरू होंगे, इस बार क्या आप अपना प्रोसेस बदल देंगे, किस तरह का एडमिशन प्रोसेस इस बार कॉलेजों में होने वाला है? देखिए, जो परिस्थितियां चल रही हैं, हम परिस्थिति के अनुरूप लगातार निर्णय भी ले रहे हैं। हम लोगों ने उच्च शिक्षा में भी इन सब चीजों की स्थिति का मूल्यांकन और आंकलन करने के लिए यूजीसी के स्तर पर एक टास्क फोर्स बनाई और ऐसे स्कूली शिक्षा की उसमें एनसीईआरटी के नेतृत्व में टास्क फोर्स बनाई, जो समय समय पर इन परिस्थितियों को देखते हुए वो सुझाव देते हैं और उसी आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में भी ये जुलाई में परीक्षाएं करने का घोषणा है और जो यूजीसी ने तय किया है वो भी ये तय किया है कि जो छात्र है यदि वो पहले वर्ष का है तो उसको 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसको पदोन्नत करेंगे और यदि वो दूसरे सेमेस्टर तीसरे सेमेस्टर का है तो पीछे के सेमेस्टर का 50% प्लस जो जिस सेमेस्टर में वो है उसका 50% दोनों का मूल्यांकन करके उसको पदोन्नति देंगे, उसको रिजल्ट घोषित करेंगे। डॉक्टर साहब, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्योंकि स्थिति जो है ये असाधारण है तो ऐसे में जो मार्किंग होगी, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी लीनियंट मार्किंग होती है। आप सब जानते हैं, अध्यापक भी जानते हैं कि बच्चों को इतना पढ़ाई का समय नहीं मिला होगा, असाधारण स्थिति है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इस बार थोड़ी सी लीनियंट मार्किंग होगी और एडमिशन का जो प्रोसेस होता है, कट ऑफ परसेंटेज कई बार 100% तक चला जाता है और छात्र बहुत दबाव में आ जाते हैं? क्या आपने सबको राहत दी है, लोगों को वर्क फ्रॉम होम जैसे आइडियाज दे दिए हैं, तो क्या छात्रों को भी कोई राहत दी जाएगी, इस बारे में कोई रियायत दी जाएगी, कोई डिस्काउंट छात्रों के लिए? मैं समझता हूं कि ये जो यदि उसको लगता है कि दोनों में जो उसका मूल्यांकन हुआ है उसका मूल्यांकन ठीक नहीं हुआ है तो उसके हाथ पर हमने छोड़ा है कि वो दोबारा परीक्षा भी दे सकता है और अपने उसको बढ़ा सकता है। उसको लगता है एक पेपर में वो और अच्छा कर सकता था तो उस पेपर में दे सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उसको क्या छूट होगी, ये जो आगे तक का प्रवेश का है वो छूट होगी और इन परिस्थितियों में उसको क्या और सहयोग किया जा सकता है, इसके लिए हमने उच्च शिक्षा में यूजीसी के आधार पर फिर एक कमेटी अलग से भी गठित की है और स्कूली शिक्षा में तो ऑलरेडी की है, लेकिन ये समस्या उच्च शिक्षा की आएगी जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के साथ संस्थानों के साथ हम लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि कोई भी बच्चे के साथ अन्याय न हो सके, उसको पूरी तरीके से न्याय मिल सके। जी डॉक्टर साहब, जो उच्च शिक्षा संस्थान है अब उनके एंट्रेंस एग्जाम भी इसके बाद शुरू हो जाएंगे, जैसे जीईई मेंस होगा, जीईई एडवांस्ड होगा या नीट की जो परीक्षाएं होंगी, इसके बारे में आप क्या लगता है आपको कि आपने जो तिथियां सेट की हैं आप उसको उस डेडलाइन को अचीव कर पाएंगे या उन परीक्षाओं पर भी इसका असर पड़ सकता है? जेईई की जो मेन परीक्षा है वो हम लोगों ने 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच रखा हुआ है और जो नीट है वो नीट का हम लोगों ने 26 जुलाई रखा है। अब अभी तक जो स्थितियां हैं हम लोग लगातार आंकलित कर रहे हैं, आगे क्या निर्णय होगा ये समय बताएगा। लेकिन जब छात्रों ने मुझसे संदेश करके ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, हमारे अस्थिरता खत्म हो गई कि निश्चित तिथियां हम लोगों को मिल गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर बंद हैं और हम क्या करें, तो ऐसे अवसर पर उसको मदद करने के लिए एनटीए ने एक ऐसा ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप, जिसमें उसके कई सारे प्रश्न पत्रों को दिया और उसके घर पर ही, ताकि वो अपने मोबाइल में उस ऐप को जो है डाउनलोड कर सके। और मुझे खुशी है कि 10 लाख से भी अधिक छात्रों ने उसको
डाउनलोड किया। मेरे पास जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि हमारे देश में सिर्फ 12% परिवारों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। उसमें भी 27% परिवार जो हैं वो शहरों में हैं और ग्रामीण परिवारों में सिर्फ 5% परिवारों के पास ही इंटरनेट है। तो ऐसे में जो बाकी के बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो इंटरनेट है और ना उनके पास वो सुविधाएं हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप में, और मुझे लगता है कि चौधरी जी आप इस बात से सहमत होंगे कि न देश को पता था, न छात्र को पता था, न अध्यापक को, न हमको पता था कि अचानक ऐसी परिस्थितियां आएंगी और एकाएक सबको घरों में कैद होना पड़ेगा। उन परिस्थितियों में शायद अभिभावक को ये कल्पना भी नहीं रही होगी कि उसका बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू कर देगा, लेकिन हमने किया और हम लोगों ने ऑनलाइन रात और दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम ने जुट करके और कैसे करके भी चाहे स्कूली शिक्षा में दीक्षा पोर्टल पर लाई, ई पाठशाला पर लाई और स्वयं पर लाई, स्वयं प्रभा पर लाई। और हम लोगों ने ये कोशिश की कि किसी तरीके से ज्यादा छात्रों तक कैसे पहुंच हो सके। जिस बात को आपने अभी चर्चा की है और जो हमारा लक्ष्य है कि हम अंतिम छोर तक के छात्र तक भी जा सके, वो भी वंचित न रहे। तो जहां दीक्षा, ई पाठशाला, स्वयं और स्वयं प्रभा सहित विभिन्न माध्यमों से हम उस तक जा रहे हैं, तो जिसके पास नेट नहीं है, स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, उसमें हमने स्वयं प्रभा के जो ये 32-34 चैनल हैं हमारे पास 24 घंटे चलते हैं ये डिश टीवी पर। अगला सवाल जो हमारे पास है डॉक्टर साहब वो प्रियंका भारद्वाज ने पूछा है और वो कह रही हैं स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं लेकिन फीस पूरी वसूल रहे हैं। कई पेरेंट्स फीस देने की स्थिति में नहीं है। क्या इस मामले में आपका मंत्रालय कोई निर्देश जारी करेगा? ये जो पिछला वाला सवाल था कि अंतिम छोर तक के बच्चे को पहुंचने के लिए हम स्वयं प्रभा के जो चैनल पर आकर के डिश टीवी है, टाटा स्काई है, एयरटेल डीटीएच है और विभिन्न माध्यमों से हम उस बच्चे तक, चाहे हमको रेडियो से पहुंचना पड़े, चाहे सामुदायिक रेडियो से पहुंचना पड़े, लेकिन हमारी कोशिश है कि हर हालत में हम अंतिम बच्चे तक पहुंच सकें और उसमें हम काफी सफल भी हो रहे हैं। जो दूसरा विषय अभी आपने बताया कि ऑनलाइन जो क्लासेस हो रही हैं और शुल्क की जो बात कर रहे हैं, ये राज्यों का विषय है। तो मुझे लगता है कि जो प्राइवेट संस्थान हैं और जो उनका प्रबंध तंत्र है, अभिभावक है और राज्य सरकार, इनके बीच समन्वय होना चाहिए। मैं आपकी ओर से बता देता हूं सारे दर्शकों को कि ये अगर आपको कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप अपने राज्य के शिक्षा मंत्री से और शिक्षा मंत्रालय से आप संपर्क कीजिए और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये कोविड-19 के बाद का जो दौर है इसमें पूरा जीवन बदल गया है। हर चाहे आप क्षेत्र कोई भी ले लीजिए। हमारे शिक्षा के मामले में हमारे पास स्कूलों की कमी पहले ही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से इतना बड़ा हमारा नहीं था, अध्यापकों की भी कमी थी और अब जब इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन एजुकेशन होगी, हमारा पूरा की पूरा जो तंत्र है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कितना तैयार है, हमारे क्या अध्यापक जो हैं वो क्या इसके लिए ट्रेंड हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या हमारे छात्र भी इस तरह की क्लासेस के लिए ट्रेंड हैं और क्या वो उतनी ही गंभीरता से इन क्लासों को भी लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पर आपके विचार क्या हैं? भविष्य क्या है शिक्षा का हमारे देश में इसके बाद? अब काफी लंबा सवाल है आपका ये, और इस सवाल से एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। आपको जैसे मालूम है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसकी यदि शिक्षा के वैभव को देखा जाए तो 1000 से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45,000 से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 15 लाख से भी अधिक स्कूल हैं, 1,09,00,000 से भी अधिक अध्यापक हैं और जितनी कुल अमेरिका की आबादी नहीं है 33 करोड़ से भी अधिक यहाँ छात्र छात्राएं हैं। तो इतना विशद है, इस विशाल परिवार को जोड़े रखना, उसको आगे बढ़ाना और इन परिस्थितियों में कम चुनौती भरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जो आपने चर्चा की है, निश्चित रूप में
हमारे संस्थाएं और अवस्थापनाओं की कमी नहीं है। इस देश में लगातार ये कहा जाता रहा है। मैं सोचता हूं हमारे IITs हैं, हमारे आईसर हैं, NITs हैं, IIITs हैं, हमारे विश्वविद्यालय हैं। जब मैं पूरे देश के इन बड़े संस्थानों में जाता हूं तो मुझे खुशी होती है। जी, कई बार आपको ये कंफ्यूजन आपको भी महसूस होता है कि हमने पूजा स्थल खोल दिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ खोल दिया, हमने शॉपिंग मॉल्स खोल दिए, दुकानें खोल दी, सब कुछ तो हमने खोल दिया, सिर्फ स्कूलों को हमने नहीं खोला। जबकि होना चाहिए था उल्टा। बच्चों की शिक्षा का इतना नुकसान हो रहा है, हमें पहले यह देखना चाहिए था कि बच्चों की शिक्षा आ जाए, लेकिन हमने जो अनलॉक किया वो उल्टा किया। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा किया। और मैं समझता हूँ यदि पूरी दुनिया देखती है तो आज मोदी जी का जो विजन था और उनके निर्णय लेने की जिस तरीके से क्षमता है और पूरा देश जिस ढंग से उनके पीछे खड़ा हुआ है, यदि ऐसा नहीं होता तो कैसी खतरनाक परिस्थितियां आती है। 130 करोड़ लोगों का देश है। वो देश जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को शीर्ष मानते थे और उनको कोई नंबर 1 थे, वो आज चौराहे पर खड़े हैं और तरस रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं क्योंकि जो ये बच्चा है, छात्र है, जिस आप अभी बैठे हैं, कल से आप जरा अभिभावकों को पूछिएगा कि कितने अभिभावक चाहेंगे कि स्कूल खुल जाए। तो मुझे लगता है कि 1-2% से भी, क्योंकि मेरे पास तो लगातार अभिभावकों के मैं तो लगातार परामर्श कर रहा हूँ। पूरे देश में जो परिवार जो देख रहे हैं उन सब की ओर से आपका शुक्रिया कहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने अभिभावकों को भी और छात्रों को भी शुभकामना देना चाहता हूं आपके माध्यम से। थैंक यू सो मच सर।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। हमारे देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म वर्ष 1838 में आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंकिम चंद्र की रचनाओं ने लाखों लोगों को अंग्रेजों से लड़ने की प्रेरणा दी थी। वंदे मातरम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा और राधा रानी जैसे प्रसिद्ध उपन्यासों की भी रचना की। आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत के पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का निधन हुआ था। उन्हें वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत की विजय का मुख्य नायक माना जाता है। सैम मानेकशॉ पहले ऐसे भारतीय सैनिक थे जिन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। 1971 के युद्ध से पहले जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा कि क्या वो युद्ध के लिए तैयार हैं, तो मानेकशॉ ने जवाब दिया था, आई एम ऑलवेज रेडी स्वीटी, यानी वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वर्ष 1957 में आज ही के दिन ब्रिटेन की एक रिसर्च रिपोर्ट में पहली बार यह बताया गया था कि धूम्रपान का फेफड़ों के कैंसर से सीधा संबंध है। यह रिपोर्ट ब्रिटेन की मेडिकल रिसर्च काउंसिल ने तैयार की थी और इसके लिए शोधकर्ताओं ने 25 वर्षों तक रिसर्च किया। फेफड़ों के कैंसर पर यह सबसे बड़ा रिसर्च था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक दुनिया भर में फेफड़ों के कैंसर से मरने वालों की संख्या करीब 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन ने आज अपने 53 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 1967 में लंदन में दुनिया का पहला एटीएम लगाया गया था। यह एटीएम बार्कलेज बैंक ने स्थापित किया था और एटीएम का निर्माण करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक जॉन शेफर्ड बैरन का जन्म भारत में ही मेघालय की राजधानी शिलोंग में हुआ था। प्रसिद्ध महिला धावक पीटी उषा का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1964 में हुआ था। पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। पीटी उषा 16 साल की उम्र में मॉस्को ओलंपिक्स में भाग लेने वाली भारत की सबसे युवा एथलीट थी। वर्ष 1984 के ओलंपिक्स में 400 मीटर की बाधा दौड़ के सेमीफाइनल में पीटी उषा पहले नंबर पर थी, लेकिन फाइनल में वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से से ब्रोंज मेडल जीतने से चूक गई थी। और आज ही के दिन वर्ष 1939 में मशहूर संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी आर.डी. बर्मन का जन्म हुआ था। उन्होंने सिर्फ 9 वर्ष की उम्र में अपना पहला गाना कंपोज कर लिया था। आर.डी. बर्मन ने वर्ष 1960 से 1990 तक 331 फिल्मों में संगीत दिया। आर.डी. बर्मन ने कुछ वर्षों तक अपने पिता और मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ भी काम किया था और आर.डी. बर्मन ने 18 फिल्मों में खुद भी गाने गाए थे। उन्हें पंचम नाम से भी जाना जाता था और ये नाम उन्हें अभिनेता अशोक कुमार ने दिया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब संडे ब्रेक का समय हो गया है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे, जब हम और आप मिलकर नई ऊर्जा के साथ नए सप्ताह की शुरुआत करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।